हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ये ह्यूमन आई वाला, इसको स्टार्ट कर लिया था। एक ही क्लास हुई है अभी तक इसकी। तो आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ये। मैं एक बार ये आपको बता देती हूँ, कल की क्लास में हमने ह्यूमन आई वाला टॉपिक है जो अच्छे से कर लिया था। ठीक है, इसका जो डायग्राम है इसको हमने समझा था, जो इसके पार्ट हैं उनकी फंक्शनिंग हमने समझी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी तो बच्चे वो क्लास आप लोग ज़रूर देखें जाके, फिर आपको ये नेक्स्ट पार्ट समझ आएगा, क्योंकि बेसिक करवाया था वो हमने बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला भी कर लिया था। इसमें हमने ये सब क्वेश्चन क्लियर किए थे कि जो हमारे लीस्ट डिस्टेंस होती है डिस्टिंक्ट विज़न के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। मतलब हमने ये बेसिक किया था चैप्टर का। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक रहने वाला है, डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। यानी अब आप लोग खुद पता कर पाओगे कि जो आपको स्पेक्स लगे हैं ना, वो कौन से लेंस के लगे हैं, उनमें कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। कितना इंटरेस्टेड है ना, देखो आपको भी पता लग जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं कि जो विज़न के ड्यूरिंग डिफेक्ट होते हैं, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता, किसी को पास का, किसी को दूर का, किसी को धुंधला, तो फिर उसको ठीक कैसे करते हैं जो डॉक्टर होते हैं। अब आप भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, बता सकते हो जाके कि सर हमें भी पता है ये, है ना। तो देखो बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास जो मेन बात है ना, ये विज़न लॉस होना या फिर कुछ भी, मतलब क्या है, ये लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, वो चीज़ है जो आपकी, उसमें कहीं ना कहीं लॉस आया है। उसमें लॉस आना मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन में लॉस आना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, मतलब कंफर्टेबल भी नहीं देख पाता, उसको थोड़ा अपनी आइज़ पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो ब्लर भी दिख सकता है। और कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही, आप ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करते हो तो आंखों में पानी भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सन की तरफ कभी डायरेक्ट देखा है, बहुत हार्मफुल है उसको देखना, क्योंकि सन रेज़ आप सभी को पता है ना कितनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग वो होती है, उनकी इंटेंसिटी है जो। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास देखना मुश्किल हो जाता है, कुछ सिचुएशंस नॉर्मल भी ऐसी होती हैं, तो विज़न है जो ब्लर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आई के अंदर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आ जाते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट। तो मेनली जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं, ये जो कमियां होती हैं, 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मायोपिया, जिसका सेकंड नेम है नियर साइटनेस। सेकंड है हमारे पास हाइपरमाइट्रोपिया, जिसका सेकंड नेम है फार साइटनेस। एंड थर्ड हमारे पास होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है बच्चे, दोबारा सुनो। मायोपिया, मायोपिया का सेकंड नेम क्या है? नियर साइटनेस। याद हो गया? मायोपिया, मायोपिया का सेकंड नेम क्या है? नियर साइटनेस। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम क्या है? फार साइटनेस। एंड थर्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रेस बायोपिया। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चे? प्रेस बायोपिया। ठीक है जी, तो ये हमारी 3 डिफेक्ट हैं मेनली जो आई में होते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि आपका मायोपिया में क्या होता है, कैसे उसको फिर ठीक कर सकते हैं, किसकी वजह से होता है। ओके बच्चे, तो इन डिफेक्ट को और इनकी करेक्शन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मायोपिया। तो मायोपिया का जो सेकंड नेम है वो क्या है? नियर साइटनेस। मायोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। तो नियर साइटनेस मतलब जो पास का हम देख रहे हैं उस साइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सोचोगे इसका नेम पढ़ के, नियर साइटनेस। नियर मतलब पास का, साइट मतलब वो जो दिखना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यही तो हम गलती करते हैं, यहाँ पर ही हम पेपर में गलत करके आते हैं। अब ध्यान से सुनो, मायोपिया या नियर साइटनेस क्या होता है। जिस पर्सन को मायोपिया होता है, नियर साइटनेस होती है, वो नियर बाय वाले ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकता है, ठीक है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको नहीं देख पाता, दूर के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस पर्सन को मायोपिया होता है, नियर साइटनेस की प्रॉब्लम होती है, उसको नियर के ऑब्जेक्ट है जो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं
उनको देखने में उसको प्रॉब्लम होती है, जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर होते हैं। ठीक है बच्चे, तो जो मायोपिक आई होती है, तो जो उसमें इमेज होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बनती है? वैसे तो देखो रेटिना पर बननी चाहिए, कल की क्लास में हमने ये किया था। ठीक है, रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो इमेज है जो वो भी फिक्स नहीं हो जाएगी। तो जो इमेज है उसकी रेटिना पर ना बन के इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, जो आपका बी डायग्राम है। देखो ए में तो आपका ये फार पॉइंट दिखा रखा है, ठीक है, कि ये हमारा वो पॉइंट है जो फार पॉइंट है। और फिर बी में ये आपकी इमेज दिखा रखी है, कहाँ बन रही है इमेज आपकी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनी हुई है वो। ठीक है, अब हम इसकी करेक्शन है जो वो देखेंगे और रीज़न देखेंगे हम इसका। ठीक है बच्चे, तो ये जो डिफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एक तो जो हमारा कर्वेचर होता है ना, ठीक है, वो एक्सेसिव हो जाता है। जो मतलब आईलेंस का जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, और जो हमारी आई बाल है उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आपका क्या होता है यहाँ पर आई लेंस का कर्वेचर एक्सेस हो जाता है, और जो आपकी आई बाल है वो क्या हो जाती है? एलोंगेट हो जाती है एक लेंथ के अलोंग। ठीक है, और इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, जैसे कि आप थर्ड डायग्राम में देख भी रहे हो। ठीक है बच्चे, कॉनकेव लेंस की एक सूटेबल पावर होती है। अब पावर क्या लेंगे? पावर तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ना, किसको कितनी फोकल लेंथ की वो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा वो तो हमारे पास। तो कनकेव लेंस है जो सूटेबल पावर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम यहाँ कॉनकेव लेंस यूज़ कर लेते हैं तो आपकी इमेज है जो रेटिना पर बन जाती है। इमेज रेटिना पर ही तो चाहिए थी हमें, इमेज रेटिना पर बन गई, यानी कि जो डिफेक्ट है आपका वो क्या हो जाता है, यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो देखा कितना इंटरेस्टेड था ये हमारे पास। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ बच्चे। मायोपिया होता है नियर साइटनेस। इसमें आपको जो नियर के ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर के होते हैं फ्यू मीटर डिस्टेंस वो हमें दिखाई नहीं देते। इसका रीज़न क्या होता है मायोपिया होने का? हमारा जो आई लेंस होता है, एक तो उसकी मतलब कर्वेचर का चेंज होना, और एक आई बाल की लेंथ का चेंज होना। ठीक है बच्चे, और ये जो डिफेक्ट है इसको हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, ठीक कर देते हैं मतलब पहले आपकी जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी, लेकिन जैसे ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी इमेज है जो प्रॉपर क्या होती है, रेटिना पर बन जाती है। ओके जी, ये था हमारा फर्स्ट डिफेक्ट। अब हम सेकंड डिफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम क्या था हमारे पास? फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम या हमारे पास क्या है बच्चे? फार साइटनेस। तो वो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, अब मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए आपको कि उसको कौन सा दिखाई देगा कौन सा नहीं। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया वाले जो पर्सन हैं उनको दूर के ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही दिखाई देते हैं, लेकिन उनको जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे मायोपिया में तो क्या था, नियर के सही दिखाई दे रहे थे, दूर के नहीं दिखाई दे रहे थे। हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड नेम क्या है? फार साइटनेस। तो यहाँ फार वाले तो बिल्कुल सही दिखेंगे, जो उसका नाम है ना, जैसे नियर साइटनेस, फार साइटनेस, जो उसके नाम में वर्ड है वो उसको सही दिखाई देगा। बस ये याद कर लो, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटनेस भी बोलते हैं। जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको दूर वाले डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो नियर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते। जो नियर पॉइंट होता है ना पर्सन के लिए, वो नॉर्मल नियर पॉइंट से शिफ्ट हो जाता है, अवे चला जाता है। ठीक है बच्चे, तो वो पर्सन क्या करते हैं, जैसे आपने घर में देखा भी होगा जिनके स्पेक्स लगे होते हैं, स्पेक्स जब वो नहीं लगाए होते तो अपनी बुक्स को, जैसे हमारे एल्डर्स होते हैं, होती हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर को ऐसे दूर से करके वो लोग पढ़ते होते हैं, है ना। तो इसी वजह से वो थोड़ा दूर करके पढ़ते होते हैं कि उनको थोड़ा ठीक दिखाई दे जाता है, उनको फार साइटनेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट रे आती हैं आपकी वो किस पॉइंट पर फोकस करती हैं, वो बिहाइंड द रेटिना फोकस करती हैं। ठीक है, वही बताया ना मैंने आपको, शिफ्ट हो जाता है, उसमें तो इधर आ गया था, इसमें पीछे की साइड चला जाता है। अब जैसे उसमें बताए थे हमने रीज़न, तो यहाँ पर भी हमारे जो डिफेक्ट हैं उसके रीज़न होते हैं। तो रीज़न क्या होते हैं, यहाँ पर जो आपकी आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना वो बहुत लंबी हो जाती है।
ठीक है जी। और जो आई बॉल होती है आपकी वो छोटी हो जाती है। ओके, उससे डिफरेंट है ना बिल्कुल, वहाँ पर एलोंगेट थी, यहाँ पर स्मॉल है। देखो डिफेक्ट ही बिल्कुल अपोजिट है, तो जो आपके रीज़न है ऑब्वियस है वो भी अपोजिट ही रहेंगे। ठीक है जी। अब उस डिफेक्ट को हमने करेक्ट किया था कॉनकेव लेंस का यूज़ करके, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर पावर हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो जो आई ग्लासेस होते हैं जिनमें कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस होते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिशनलिंग फोकसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं वो, ताकि जो हमारी इमेज है प्रॉपर रेटिना पर बने। ठीक है बच्चे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड वन इज़ प्रेस बायोपिया। ठीक है बच्चे, जो प्रेस बायोपिया है वो इन दोनों से हमारे पास डिफरेंट होते हैं। जैसे उसमें तो वो सिमिलैरिटीज ही थी ना, हमने वहाँ पर कंपेयर कर लिया था। प्रेस बायोपिया में एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे ये पर्सन की एज के साथ होता है, मेनली जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है आई की वो डिक्रीज़ होती जाती है, यानी कि जो फोकस करने की एबिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। ठीक है बच्चे, तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके लिए जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है, और उनको जो नियर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं कंफर्टेबल वो उनको नहीं देख पाते। ठीक है जी। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई आई ग्लासेस है जो करेक्टिव लेंस है जो यूज़ करना पड़ता है। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रेस बायोपिया। और इसका रीज़न क्या होता है, ये डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं ना वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, वो वीक अगर होती हैं तो जो हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो भी कम हो जाती है। आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है तभी तो हम बहुत नज़दीक के बहुत दूर के इस तरह से आराम से देख पाते हैं हम। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है, जो पर्सन सफ़र करता है मायोपिया से और हाइपरमेट्रोपिया से, उनको क्या होता है, उनको तो देखो कन्वेक्स भी और कनकेव भी दोनों लेंस की ज़रूरत है फिर, तो उन पर्सन को बाईफोकल लेंसेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, और बाईफोकल लेंस में एक कॉमन टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास बहुत कनकेव और कन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसमें अपर पोर्शन उसका कनकेव होता है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट हैं मतलब वो भी सही दिखाई देते हैं, और क्योंकि इसका जो लोअर पार्ट है वो कन्वेक्स लेंस होता है, तो इसीलिए जो नियर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं हमें वो भी बिल्कुल सही दिखाई देते हैं। ओके बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेक्ट ऑफ आइज़, जिसमें हमने 3 डिफेक्ट की बात की है, मायोपिया, नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, एंड लास्ट वन इज़ प्रेस बायोपिया। ये हमारा क्या है, एजिंग के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन है जो उसका डिक्रीज़ होना है। ठीक है बच्चे, अब ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ गए हैं, और सिंपल क्वेश्चन है। देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, ठीक है, और एक दो और है, ये फार पॉइंट, नियर पॉइंट। तो ये क्वेश्चन है जो जिन्होंने कल वाली क्लास और आज वाले ध्यान से देख लिया ना, आराम से आंसर कर सकते हैं। बाकी डोंट वरी, मैं क्वेश्चन की क्लास आपके लेती ही होती हूँ, सो वेट फॉर दैट क्लास। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो भाई क्लास का वेट करो, लेकिन अभी मैं चैप्टर के बीच बीच में ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को बनानी होती है नोटबुक। ठीक है, और ऐसे मैंने 4 आज की क्लास में कर दिए, 4 कल की में, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर क्वेश्चनों को कलेक्ट करना। तो इसीलिए बच्चे मैं यही कोशिश करती हूँ कि पहले ही मैं आपके लिए कलेक्ट करके ही बना दूँ। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये ना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है, देख लेना, मतलब पहले इसमें बस थोड़ा सा ये लेंथी सा था ना, ये मैंने इस करके नहीं कराया, आपका काफ़ी टाइम सा वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हमने चैप्टर किया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वहाँ भी हम अच्छे से करके आए हैं ना। रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सभी को पता है, बट लास्ट चैप्टर में जो हमने किया था बच्चे रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्रैक्शन हमने थ्रो लेंसेज किया था। ठीक है, हमने वहाँ पर कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उसको समझा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म आपके लिए एक नया वर्ड है। ठीक है, तो प्रिज्म हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप की एक ये वो है, मतलब ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें से हम लाइट का रिफ्लेक्शन है जो वो देखेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये ट्रायंगुलर शेप होती है और इसका वो डायग्राम भी होगा, ये देखो
ठीक है, डिस्पर्जन वाइट लाइट का जब ग्लास प्रिज्म में से दिखाते हैं। लैब में, साइंस लैब में सबके में प्रिज्म अवेलेबल होते ही हैं। 10th लेवल तक के जो भी स्कूल होते हैं, वैसे मेरे ख्याल से होने ही चाहिए, है ना। गवर्नमेंट के में भी होते ही हैं भाई, प्राइवेट की में तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो लैब में जाकर सभी ने प्रिज्म एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है प्रिज्म से वो कैसे होगा वो समझते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, बेसिकली हमारे पास आप सभी को ये पता है कि जैसे लेंस को करने से पहले हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन को समझा था। ठीक है, तो वो हमने वहाँ पर ये बताया था, हमारी जो लास्ट में रे निकलती है जिसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं, बिल्कुल जो मीडियम से बाहर निकल जाती है, तो वो हमारी पैरेलल होती है जो हमारी इंसिडेंट रे थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद है ना सभी को। जिन बच्चों ने वो चैप्टर किया है उनको अच्छे से याद होगा, जिन्होंने नहीं किया भाई आप लोग पहले जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो जो फिनोमेना होता है ग्लास स्लैब वाला, उससे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आ जाता है। वो ये आता है कि यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब वो पैरेलल नहीं रहती, थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो हमें प्रिज्म से ये देखना है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है जो कैसे होता है। उसके लिए एक ग्लास प्रिज्म हम लेते हैं। ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, हमारे पास 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ठीक है बच्चे, और ये जो सरफेस होते हैं ये एक दूसरे के उस पर इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए होते हैं। और जो एंगल होता है, जो 2 लेटरल फेसेस के बीच में एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो एक एक्टिविटी करेंगे हम इसको समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी। तो आपने क्या लेना है, यहाँ पर एक शीट लेनी है, वाइट पेपर लेना है, मतलब ड्राइंग बोर्ड पर। तो ड्राइंग पेन के साथ उसको वहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आपने रखना है ग्लास प्रिज्म। आपने उसको इस तरीके से रखना है कि वो क्या है, ट्रायंगुलर बेस है जो उसके ऊपर टिक जाए सही से। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्रिज्म की आउटलाइन है जो वहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, और आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है PE, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इंक्लाइंड हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, AB नाम रख लो उसका। अब आपने 2 पिन फिक्स करनी है, उनको नाम रख देना है P एंड Q। ठीक है, PE लाइन पे, जैसे देखो डायग्राम आपको दिखा भी रखा है यहाँ पर, ये जो 10.4 आपको डायग्राम दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी अरेंजमेंट है जो करनी है। ठीक है बच्चे, फिर आपने ये सारी पिन ग्लास प्रिज्म से रिमूव कर देनी है। आपने देखना है कि जो लाइन PE है आपकी वो मीट करेगी प्रिज्म की बाउंड्री पे, या E पॉइंट पे हम बोलते हैं। फिर आपने उसको ज्वाइन कर देना, आगे प्रोड्यूस करवा देना, और R एंड S पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से है। यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में P से शुरू हो जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से P से E तक रे जाती है, ये आपकी होती है इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, E से F जाती है, ये आपकी होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, एयर से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर की, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब रेयर टू डेंसर हमारी लाइट जाती है इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके जी, तो आपका जो नॉर्मल है यहाँ पर वो आपका क्या है, N डैश, N डैश आपका यहाँ पर क्या है बच्चे, नॉर्मल है, और लाइट है जो आपकी बेंड हो गई है टुवार्ड्स नॉर्मल। अब ये लाइट है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मीडियम से बाहर निकलेगी। अब ये आपकी जाएगी डेंसर टू रेयर। अब ये कैसे जाएगी आपके, डेंसर टू रेयर जाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो नॉर्मल है यहाँ पर वो है M डैश। ठीक है, अब ये जो लाइट आपकी बेंड अवे हो गई है नॉर्मल से। अब यहाँ पर देखो, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे PE ने एंगल बनाया था, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ, अगर ये PE लाइट रिफ्लेक्ट ना होती तो ये स्ट्रेट जाती ना, कहाँ पर जाती स्ट्रेट, H पॉइंट देखो कहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर दोबारा दूसरे फेस पर हुआ है इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा है कि हमारे पास जो यहाँ पर एमर्जेंट एंगल बनेगा, एंगल E, सभी को समझ आ गया कहाँ पर बना हुआ है, एंगल E हमारा बना हुआ है जो हमने सेकंड नॉर्मल ड्रॉ किया था, और जो हमारी एमर्जेंट रे थी। ठीक है, लास्ट में जो रे बाहर निकली है। अब देखो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे क्या यहाँ पैरेलल हैं, नहीं है ना पैरेलल, यहाँ पर इनके बीच में डेविएशन है, और वो डेविएशन हमने दिखा रखी है F पॉइंट को G पॉइंट से मीट करवा के, और वहाँ पर हमने इसको एंगल D भी मेंशन कर रखा है।
ठीक है। डी आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है जी, सभी एंगल पता लग गए, सभी रेज आपको पता लग गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लो, ये ई पॉइंट से जब आपकी एफ की तरफ गई है, रिफ्रैक्शन जब हुआ है, तो एन डैश नॉर्मल ने आपका रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी ना मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो भी रही हो कि ये ऐसे कैसे बना दिया, तो मैं चाहे मुझे 5 मिनट की एक क्लास लेनी पड़े आपकी, ये रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँगी, ठीक है। वहाँ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये आपका कैसे हुआ है। ओके बच्चे, तो बोर्ड पे मैं आपको प्रिज्म ड्रॉ करके और सभी जो ये रे का कोर्स है सभी एंगल्स एक एक एंगल ऐसे हाथ से बना के दिखाऊंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट है जो और क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, तो वो मैं कर दूँगी, टेंशन ना लो, आज ही कर दूँगी वो क्लास भी अपलोड, अगर टाइम लगा, नहीं तो कल तो श्योर कर दूँगी। ओके बच्चे, अब ये नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ लिखा है उसमें क्या लिखा है, ये रे ही बता रखी है सारी, एक बार फिर से सुन लो भाई, जिनको कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर भी हो जाएगा। पी ई यहाँ पर आपकी इंसिडेंट रे है, ई एफ आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, और एफ एस आपकी एमर्जेंट रे है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर देखा है कि जब रे ऑफ लाइट ने एंटर किया एयर से ग्लास में, फर्स्ट सरफेस आपका ए बी था, तो लाइट रे है जो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई है और बेंट हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्यों हुई है नॉर्मल? क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं, ये हमारा डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम्स की। हम 2 टाइप की डेंसिटी की वहाँ पर बात की थी ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है वो बेंट हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, क्लियर है सभी को ना यहाँ तक? सेकेंड सरफेस पे एसी पर क्या हुआ है, जो लाइट रे ने एंटर किया है हमारे पास ग्लास टू एयर। अब ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है, ठीक है, तो ये बेंट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चे, अब हमने कंपेयर करना इन एंगल्स को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये बेंडिंग है जो वैसे ही है जैसी ग्लास स्लैब में थी। ठीक है, तो ये कंपेयर करके आपने देखना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उससे मिलती जुलती है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा था वहाँ पर जो इंसिडेंट और एमर्जेंट रे थी दैट आर पैरेलल, और यहाँ पर हमारी डेविएशन हुई है, उसको लेटरल डिस्प्लेस हो गया, तभी तो वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बना है वहाँ पर, एंगल जो डी बनाया था हमने। ठीक है बच्चे, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, और इस केस में जो एंगल डी है वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ये भी कर लें क्या आज? ये वेव लेंथ है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो इसको और कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में ना चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, लेंथ ही नहीं है, आज की क्लास में एक ये टॉपिक और कर लेते हैं ना, फिर ये है कि प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका ख़त्म भी हो जाएगा। नहीं एक टॉपिक प्रिज्म का आज करोगे, एक कल करोगे, ऐसे फिर आपको रिलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो देखो हमने अभी किया रिफ्रैक्शन बाय ग्लास प्रिज्म, अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्ज वर्ड सुना आपने? डिस्पर्ज, डिस्पर्ज का मीनिंग होता है फैलना, और डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्ज से रिलेटेड ही एक फिनोमिना है। ठीक है, अच्छा आपने देखा हो कि आप सनलाइट में होते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइट कलर का होता है, कुछ भी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा, कई बार आपकी वॉचेस वगैरह पर ही जो ग्लास होते हैं वहाँ पर आपको कलर्स का एक पैटर्न सा दिखाई देता है बना हुआ। ठीक है, घर में अपनी विंडो के आसपास भी दिखाई देता है वो। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है, जो ये कलर्स का पैटर्न होता है ना, जैसे रेनबो में होता है, तो ये हमारे पास जो वाइट लाइट होती है सन की, वो अलग अलग कलर देती है। ठीक है, रेनबो के कलर जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये सब क्यों होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जो अभी हमने किया भी है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करते हैं उसके बेस पर ही ये फिनोमिना आगे स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले ये एक एक्टिविटी कर लेनी है। देखो हमने क्या लेना है, एक थिक शीट लेनी है कार्डबोर्ड की, और उसके अंदर एक छोटा सा होल कर लेना है। ठीक है, होल मतलब मिडिल में उसके एक स्लिट बना लेनी है। ठीक है बच्चे, स्लिट मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्ट उसका कट करना। ठीक है, अब वो पार्ट जो कट हो गया वहाँ से सनलाइट को एंटर होने दो, मतलब एक नैरो बीम बन जाएगी वो लाइट की। ठीक है जी,
अरे सिंपल सी बात है, जैसे पहले घरों में वो होते थे ना ऊपर रोशनदान, थोड़ा सा वो छोड़ देते थे लाइट को एंटर करवाने के लिए, वही कंडीशन। ठीक है, अब आपने एक ग्लास प्रिज्म लेना है और लाइट है जो अलाउ करनी है वहाँ से स्लिट से फॉल होगी उसके एक फेस पर। फिर जो प्रिज्म है उसको आपने क्या करना है, धीरे धीरे आपने उसको नियर मतलब जैसे जैसे लाइट आती है ना आपको वो लगेगी उसके पास आती हुई। ठीक है, और वहाँ पर आप कलर्स का बैंड है जो वो देख पाओगे। ठीक है बच्चे, तो जो प्रिज्म होता है इसकी क्या वो होती है प्रॉपर्टी, ये स्प्लिट कर देता है वाइट लाइट को कलर्स के बैंड में। ठीक है, बैंड ऑफ कलर्स बनता है और ये जो कलर होते हैं ये हमारे 2 एंड 2 सिरे पर दिखाई देते हैं हमारे, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख रहे हो। जो नीचे हमारा वी होता है ऊपर हमारा आर होता है। ठीक है, आर है जो हमारे पास रेड है, वी हमारा वॉयलेट है। और विबग्योर से हम ये याद करते हैं, विबग्योर VIBGYOR, वी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास वी है वायलेट, आई मीन इंडिगो, बी मीन ब्लू, जी मीन ग्रीन, दोबारा वाई आया है नहीं वाई तो एक ही बार आया है, येलो, फिर ओ है आपका ऑरेंज और आर है आपका रेड। तो विबग्योर से आप ये जो सीक्वेंस है कलर्स का याद कर सकते हो। और जो बैंड है ये कलर्ड कंपोनेंट का लाइट बीम का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कलर्स हैं ना उनको सेपरेटली हम नहीं देख पाते, वो बैंड की फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा फिनोमिना है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना। ठीक है, बैंड बनना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, अब आपने ये भी देखा होगा, अब जैसे अभी हमने ये देख लिया कि वाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्ज हो गई। अब वो डिस्पर्ज लाइट को अगर दोबारा प्रिज्म से पास करवाते हैं फिर क्या होता है, देखो कितना इंटरेस्टेड है ना मतलब आपको अगर लैब में प्रिज्म मिले ना आप भी दोनों काम करके देखना, इसमें मतलब पूरा मज़ा आता है एक्टिविटी ये करने में, साइंस में एक्सपेरिमेंट करने में। साइंस इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है ना। तो वाइट लाइट आपने देखा है कि 7 कलर में कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, ये कलर हमें मिल गए। जब ये डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट एंगल्स होते हैं जैसे इनके, अब हम इनको अगर प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देखो क्या होता है, पहले तो इसका ये समझो कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बैंड होगा, कौन सा सबसे कम। तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट कलर की बैंडिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, जो रेड कलर होता है सबसे ये आपका ऊपर होता है, इसकी बैंडिंग सबसे कम होती है ना, ऊपर वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट सा ही नहीं जा रहा है देखो। वॉयलेट की बैंडिंग है जो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो रे होती हैं हर एक कलर की वो डिफरेंट पाथ है जो उनका होता है, और जो बैंड होता है अलग अलग कलर्स का हम उनको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो सबसे पहले किसने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले सबसे पहले थे हमारे न्यूटन। ठीक है, जिन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है जो हमें दिया था, उन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था सनलाइट के स्पेक्ट्रम के लिए, और उन्होंने देखा था किस कलर्स की स्प्लिटिंग है जो कैसे होती है। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब उस टाइम इतने अच्छे कलर्स नहीं मिल पाए थे, उन्होंने फिर सेकंड प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा था फर्स्ट प्रिज्म के, फिर सभी कलर्स को उससे पास किया था, और वहाँ पर देखा था उन्होंने कि जो एमर्जेंट बीम होगी वाइट लाइट की दूसरी साइड से सेकंड प्रिज्म के वो निकलती है। ठीक है, और इस ऑब्जर्वेशन से आइडिया हुआ था कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। ओके बच्चे, अब सनलाइट में 7 कलर हैं तभी तो वो 7 कलर हमें दिख रहे हैं ना, अगर वो हैं तभी दिख रहे हैं हमें, अगर वो होंगे ही नहीं तो कैसे विजिबल होते। ठीक है, ये देखो ये आपको दिखा रखा है रेनबो इन द स्काई, बारिश के बाद जब थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलती है तब बनता है, सन की तरफ बैक करके देखो फिर बनेगा वो। ठीक है जी, तो हमारे पास कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम देती है सनलाइट के सिमिलर, उसको हम जैसे मतलब वाइट लाइट लेक कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो रेनबो हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो स्काई में कब दिखाई देता है, आफ्टर रेन शावर, मतलब हल्की हल्की बारिश हुई जब। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि डिस्पर्जन होती है सनलाइट की। ठीक है, जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं जो रह जाती हैं। ठीक है, और उनके ऊपर फिर थोड़ा सा भी मतलब सनराइज़ हुआ, थोड़ी सी भी वो धूप उनके ऊपर जाती है तो वो वहाँ से डिस्पर्जन
की फॉर्म में हमें दिखाई देता है रेनबो जो बनता है। ठीक है, तो रेनबो जो होता है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। वाइट जो वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट रहती है ना एटमॉस्फेयर में, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वहाँ पे सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, डिस्पर्स कर देती है इंसिडेंट सनलाइट को, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्टेड होके फाइनली रिफ्लेक्ट अगेन होती है वो, और हमारे पास रेन ड्रॉप से बाहर आती है वो, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट होते हैं। डिफरेंट कलर्स हैं जो वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चे, बल्कि जैसे धूप वाले दिन भी हमें रेनबो दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई वाटरफॉल से या फिर वाटर फाउंटेन से जब हम उसको देखते हैं। ठीक है, सन आपके बैक वाले साइड, ये देखो ये दिखा रखा है, ये रेन ड्रॉप है, ये सनलाइट है, और यहाँ पर ये रेनबो की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और हमने किया रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, और फर्स्ट हमने टॉपिक किया था वो विज़न डिफेक्ट वाला। तो आज की क्लास तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्लास थी आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी क्लास है जो पसंद आई होगी। किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करो, कमेंट कर लिया करो। ठीक है बच्चे, और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है जी, वीडियो को लाइक करने में आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपकी उसमें ना वीडियो में एक लाइक वीडियो ऐड होएगी, और कोई बात नहीं है। वैसे भी तो सारा दिन हाथ में फ़ोन लेके स्क्रॉल करके इतनी शॉर्ट्स देखते हो, लाइक करते हो, और आलतू फालतू के चैनलों को सब्सक्राइब करके रखते हो। स्टडी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, हमारे ऊपर भी थोड़ी सी दया दिखाओ, हैं थोड़ा सा योगदान डालो आप अपना, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार यहाँ पर आए हैं बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे चैनल पर 8 to 10th साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे उसके अकॉर्डिंग बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन भी करवाई जाएगी, वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, मार्क्स वाइज, जैसे कभी 2 मार्क्स की, कभी 3 मार्क्स की, इस तरह से, कभी 1 मार्क की। बीच बीच में आपके क्विजेस भी लिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है बेस्ट करवाएंगे, आपकी तैयारी 95+ वाली करवाएंगे। अभी वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लास को ज़्यादा देखते हो या फिर मूवीज़ को, सॉन्ग्स को, उनको ज़्यादा देखते हो, हैं गेम्स देखते हैं ज़्यादातर ना आज की जनरेशन में। मैंने देखा है ये आप 9th 10th वाले बच्चे गेमिंग में ज़्यादा ध्यान रहता है। चलो, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो अपने आप ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देते हैं और लाइक भी कर देते हैं, है ना। तो कोई भी डाउट बच्चे अगर है तो पूछ लिया करो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।